हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस सत्र में मैं रमेश नेगी भूगोल के विद्यार्थियों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज के सत्र में हमारा विषय रहेगा भारत में मानव भूगोल का विकास। जैसा कि मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के चैप्टर नंबर 4 में भी आपने एक अध्याय का अध्ययन किया है और वो अध्याय था मानव विकास। डियर स्टूडेंट, मानव विकास क्या होता है, उस लेसन में आपने मानव विकास क्या होता है, इसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में मानव विकास की क्या स्थिति है, आपने उस लेसन में उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। आपने उस लेसन में पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है और उसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये वैश्विक स्तर पर विकास का एक नेटवर्क है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विश्व में गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में अपना कार्य करती है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ, नेतृत्व, कौशल, साझेदारी, क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं के विकास के लिए भी ये संस्था कार्य करती है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास किस प्रकार का है, इसके लिए मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, अर्थात विश्व के विभिन्न देशों में मानव विकास का स्तर क्या है उसका आकलन किया जाता है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक के द्वारा किया गया था और सबसे पहले 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था और उसके बाद प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पूरे विश्व के मानव विकास से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों के मानव विकास को 3 संकेतकों के द्वारा नापा जाता है। सबसे पहला है स्वास्थ्य संकेतक। स्वास्थ्य संकेतक के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों में। और इसके अतिरिक्त सामाजिक संकेतक में साक्षरता और किस प्रकार की स्थिति है साक्षरता की किसी देश में, किसी क्षेत्र में, उसका आकलन किया जाता है। और इसके अलावा आर्थिक संकेतक में किस देश में वहाँ आय, रोजगार, वेतन और घरेलू उत्पादन, गरीबी का विस्तार, रोजगार के अवसर, इन सभी पहलुओं का अध्ययन करके मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है और यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो यहाँ ये समझ लेना बहुत आवश्यक है बच्चों कि मानव विकास होता क्या है, मानव विकास की संकल्पना क्या है। मानव विकास का उद्देश्य लोगों का कल्याण होता है और जिसका अर्थ होता है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में मानव विकास की संकल्पना के उद्देश्य से सभी देशों के सामने प्रस्तुत किया गया था। और इसके अनुसार विकास केवल लोगों की आय तथा पूंजी का विस्तार नहीं है, अपितु ये मानव के कार्य करने की विधि तथा क्षमताओं अथवा विकल्पों में वृद्धि की प्रक्रिया है। विकास की इसी विचारधारा को मानव विकास का नाम दिया गया है। इस संकल्पना को इस प्रकार से भी परिभाषित किया गया है,
मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। कहने का अभिप्राय है कि मानव विकास केवल मानव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन है, मात्रात्मक नहीं। मान लो किसी क्षेत्र में, किसी नगर में जनसंख्या कुछ ही समय बाद बढ़ कर के दुगनी हो जाती है, 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर विकसित हो गया है। परंतु यदि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए आधारभूत सेवाएं, प्रबंधन और अन्य विशिष्ट सुविधाएं जैसी सुविधाएं वहाँ विकसित नहीं हुई, तो वहाँ केवल जनसंख्या वृद्धि हुई है, वहाँ का विकास नहीं हुआ है। अर्थात विकास कहलाएगा जब वहाँ की जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उनके अपने ऐच्छिक स्तर से भी कहीं अधिक विकसित हो, तो उसे हम मानव विकास कहेंगे। सबसे पहले इस प्रकार की अवधारणा डॉक्टर महबूब हक द्वारा की गई थी। इस संकल्पना के अंतर्गत सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु लोग हैं। वर्णाधिकार निश्चित नहीं है, परंतु इसमें परिवर्तन होता है। विकास का आधारभूत लक्ष्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न अर्थात विकसित करना है जहां लोग अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। एक अर्थपूर्ण जीवन का अर्थ मात्र लंबी आयु नहीं होता, ये कोई लक्ष्यपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ होने चाहिए, अपनी प्रतिभाओं का विकास करने योग्य हों, समाज में भाग ले सकने योग्य हों और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए स्वतंत्र हो। तो मानव विकास केवल मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि मानव के गुणात्मक पहलुओं के विकास का अध्ययन है। और इसी प्रकार से 1990 में यूएनडीपी के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में लगातार मानव विकास का अध्ययन करके मानव विकास के स्तर को नापना, इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो सामाजिक नीति कार्यक्रम वो सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत उपागम को अपनाना और क्रियान्वित करना, अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं। और इसके अलावा मानव विकास का महत्व क्यों है, क्यों ये किया जाता है? किसी भी देश की जनसंख्या का जितना अधिक हिस्सा शिक्षित, कुशल और प्रशिक्षित होकर रोजगार में लगा हुआ होगा, वो देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानव पूंजी को कहीं अधिक महत्व समझा जाता है, क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं क्षमता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। और इसी के अंतर्गत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का भी विचार था कि सबसे मूल्यवान पूंजी वो है जो मानव मात्र में विनियोजित की जा सके। तो मानव विकास का महत्व मानव के विभिन्न पहलुओं का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे विकास करना है। तो आज का हमारा, और इसी प्रकार से पाल स्टीटन के अनुसार भी मानव विकास क्या है? मानव विकास ऊंची उत्पादकता का साधन है। भली प्रकार से पोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और स्तर श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादन परिसंपत्ति है। अतः पोषण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व निवेश उत्पादकता के आधार पर उचित है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा भौतिक पर्यावरण की दृष्टि से भी मानव विकास अच्छा है। गरीबी में वनों का विनाश, रेगिस्तान का विस्तार और क्षरण में कमी आती है। गरीबी की कमी से एक स्वस्थ समाज का गठन, लोकतंत्र के निर्माण और सामाजिक परिस्थिति में सहायता मिलती है। मानव विकास के सामाजिक उपद्रवों को कम करने से सहायता मिलती है और इससे राजनीतिक स्थिरता भी आती है। तो पाल स्टीटन के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के ये मानव विकास का अध्ययन है।
जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया कि मानव विकास का अध्ययन जो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, इसमें 3 महत्वपूर्ण सूचक हैं जो जिनका अध्ययन होता है: स्वास्थ्य संकेतक, सामाजिक संकेतक और आर्थिक संकेतक। स्वास्थ्य संकेतक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन कारकों का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक संकेतकों के अंतर्गत साक्षरता के अंतर्गत स्त्री साक्षरता, स्कूल जाने वाले बच्चों का नामांकन, वितरण, छात्र अध्यापक अनुपात, इन सब कारकों का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में वेतन, आय, रोजगार, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन, गरीबी का विस्तार, रोजगार के अवसर, इन सब कारकों का अध्ययन किया जाता है। और यूएनडीपी के द्वारा और इसे एक अंकों के आधार पर नापा जाता है। 0 से लेके 1 के बीच में विभिन्न देशों के इन तीनों पहलुओं का अध्ययन करके एक प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है और विश्व के विभिन्न देशों के मानव विकास का एक सूचकांक तैयार करके इसे प्रतिवेदित किया जाता है। बात आती है अब भारत में मानव विकास। भारत में सबसे पहले 1990 से लेकर 2018 के बीच में भारत के मानव विकास सूचकांक मूल्य में लगभग 50% का सुधार आया है। जहां 1990 में ये 0.431 था, वहां सन 2019 में ये बढ़ करके 0.647 हो गया है। ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मानव विकास की तुलनाएं की जाती है तो अति उच्च 0.9 से ऊपर और उच्च 0.8 से लेकर 9 के बीच में, और मध्यम रहता है 0.5 से 0.8 के बीच में, और निम्न रहता है 0.5 से नीचे। तो भारत का जो मानव विकास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसे देखें तो ये अभी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत का मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार 0.634 है। और भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य दक्षिण एशियाई देशों की औसत मूल्य से अधिक है, जो कि 0.642 है। भारत के मानव विकास के प्रमुख लक्षण: सूचकांक के अनुसार 189 लगभग 190 देशों की सूची में भारत का 129वां स्थान है। भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है। सन 2018 में ये 130वें स्थान पर था। इस सूचकांक की वरीयता में अगर हम विश्व में मानव विकास सूचकांक को देखें तो जो सबसे टॉप में है 0.9 से भी ऊपर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी सूचकांक के सबसे निचले पायदान में रहते हैं नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य, सूडान, चाड, ब्रूंडी। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71वें स्थान पर है। 71वें स्थान पर, चीन 85वें स्थान पर, वहीं भूटान लगभग 134वें स्थान पर विश्व में, और बांग्लादेश 135वें स्थान पर, म्यांमार 145, नेपाल 147, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच में विश्व में सबसे तेज़ गति से विकसित करने वाला क्षेत्र है, जहां पर मानव विकास में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। भारत में मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: इस अवधि में 1990 से लेके 2019 तक, इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है, और ये पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई है। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू में 50% तक की वृद्धि हुई है वर्ष 1990 में, जहां ये मूल्य 0.431 था, वहां 2018 में ये 0.647 है।
रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है और ये असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक 162 देशों की सूची में भारत का 122वां स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो सेक्स वाइज भारत में एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है महिला पुरुष में। वहीं पड़ोसी देश चीन 39 रैंक में है, श्रीलंका 86 में है, भूटान 99 में है और म्यांमार 106। ये भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं और इनकी स्थिति भारत से कहीं बेहतर है, अर्थात वहाँ पर महिला पुरुष में जो एक भिन्नता समाज में देखी जाती है वो उसकी स्थिति में ये हमारे पड़ोसी देश हमसे कहीं बेहतर है। इस सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड शीर्ष पर है और ये सूचकांक महिला के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और आर्थिक सक्रियता पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म से के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जहां 68.2 वर्ष थी, वहीं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.7 वर्ष दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्षों की संख्या 12.3 वर्ष आंकी गई है और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या 6.5 वर्ष बताई गई है। तो इस प्रकार से ये भारत में मानव विकास की स्थिति है। भारत में मानव विकास लगभग 1990 से 2018 के बीच में 50% तक का सुधार हुआ है और दूसरे शब्दों में मानव विकास सूचकांक मूल्य के मामले में भारत की स्थिति संतोषजनक सुधार हुआ है पिछले 30 वर्षों में, 3 दशकों में। और जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्षों का सुधार हुआ है। स्कूल जाने की औसत आयु में 3.5 वर्ष का सुधार हुआ है और प्रति व्यक्ति आय में लगभग भारत के 250 गुना इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा, स्कूल जाने और आमदनी के मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और 2005-6 से 2015-16 के बीच में भारत में 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और इसके बावजूद दुनिया में लगभग 28% गरीब भारत में रहते हैं। यानी भारत में अब भी 36.4 करोड़ गरीब रह रहे हैं। दुनिया भर की गरीबी की संख्या 130 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रगति के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप में समूह आधारित असमानता पैंठ बनाए बैठी है और ये असमानता महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रही है। सिंगापुर में महिलाओं के खिलाफ सबसे कम घरेलू हिंसा है। रिपोर्ट ये बताती है कि दक्षिण एशिया में 31% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। लैंगिक विकास सूचकांक में भारत की स्थिति दक्षिण एशिया के देशों के औसत में थोड़ा बेहतर है। भारत 2018 में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट में 122वें स्थान पर है और इसमें कुल 162 देश शामिल हुए हैं। भारत में मानव विकास की स्थिति में भारत में मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है और 1990 में HDI रिपोर्ट जारी की गई थी और अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूचकांक में 189 देश थे जिनमें भारत 129वें स्थान पर है। भारत ने पिछले साल के मुकाबले में 1 अंक का सुधार किया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस 1 साल में लगभग 3 अंकों का सुधार किया है। बांग्लादेश ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान 152वें स्थान पर, बांग्लादेश 135वें स्थान पर, जबकि पड़ोसी देश नेपाल 147, भूटान 134 और म्यांमार 147, श्रीलंका 71वें पायदान पर है। तो ये भारत और पड़ोसी देशों के बीच की स्थिति है। भारत में दुनिया के लगभग 28% गरीब रहते हैं। सन 2005 से 2017 के बीच में लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं हमारे देश में
2005 से 15 के बीच में। और अ, इसके बावजूद भी भारत में लगभग 28% पूरे विश्व के 28% गरीब रहते हैं। जो सूचकांक जारी हुआ है 9 दिसंबर 2019 को, इस सूचकांक में कहा गया है कि 189 देशों में भारत का 129वां स्थान है। और रिपोर्ट बताती है कि भारत अभी भी 36.4 करोड़ गरीब रहते हैं, जो कुल दुनिया की आबादी का 28% है और 130 करोड़ हैं। एशिया महाद्वीप में 66.1 करोड़ गरीब लोग रहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। दुनिया के मुकाबले दक्षिण एशिया में लगभग 41% गरीब हैं। तो ह्यूमन रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रगति के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप में समूह आधारित असमानता बनी हुई है, जो खासकर महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रही है। हालांकि सिंगापुर की महिलाओं के खिलाफ अंतरंग साथियों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में 31% महिलाओं के अंतरंग साथियों द्वारा हिंसक घटनाओं का सम्मान किया है। तो इस प्रकार से लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता, ये दक्षिण एशिया में इसमें कमी आ रही है, परंतु जिस आधार पर कमी आनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब आज़ादी के लगभग 73 साल बाद भी देश की 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही है, तो निश्चित ही इसे शून्य पर लाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। भारत के लिए बड़ी चुनौती वाली बात है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि राष्ट्र के लिए गरीबी प्रमुख एजेंडा है। कम से कम देश की नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019-20 में ये दिखाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 2030 तक गरीबी मिटाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य 2030 तक गरीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के सही पथ पर नहीं है। तमिलनाडु, त्रिपुरा जैसे राज्य गरीबी हटाने के मामले में शीर्ष पर पाए जाते हैं, लेकिन पिछले साल के उनके प्रदर्शन पर भी नज़र डालें तो पता चलता है कि गरीबी को रोकने में अपने प्रयासों में विफल रहे हैं। तो इस प्रकार से इंडेक्स के अनुसार भारत जहां इस वर्ष 100 में से 50 अंक अर्जित किए हैं, वो अपने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड में 4 अंक पीछे आया है। 2018 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में 54 अंक मिले थे। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, सिक्किम को अलग कर दें तो कोई भी राज्य अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। इंडेक्स के अनुसार अरुणाचल प्रदेश एक वर्ष में सबसे अधिक 18 अंक फिसल गया है, जबकि बिहार, उड़ीसा 112 अंक की गिरावट आई है। और इसके बाद गोवा और झारखंड में 9 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है या उसमें भारत धीरे प्रगति तो कर रहा है, परंतु बहुत धीमी गति से है, जिससे कि 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत को गरीबी उन्मूलन, तो यहाँ पर 2019 और 2018 के बीच में भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें कितने कितने अंक किस राज्य को मिले हैं और कौन कितना माइनस में चल रहा है, इस आंकड़ों के अनुसार आप उसको समझ सकते हैं। और 1995 से लेकर 5 वर्ष के अंतराल में 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में, अभी 2018 में भारत में मानव विकास की स्थिति विभिन्न राज्यों में क्या रही है, इन आंकड़ों के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। केरल में भारत में मानव विकास सर्वाधिक है 0.784, और इसी प्रकार से अगर हम इसी इंडेक्स को देखें तो बिहार मानव विकास की श्रेणी में 2018-19 में भी सबसे पीछे है 0.566। तो
निश्चित तौर पर भारत में भी जो मानव विकास में असमानताएं हैं, इन असमानताओं में स्वास्थ्य संकेतक, जिसमें कि जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, उसमें सुधार तो हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, परंतु किन्हीं राज्यों में अधिक हुआ है, किन्हीं में कम हुआ है, जिसका प्रभाव मानव विकास के लिए इस इंडेक्स में देखा जा सकता है। तो ये है भारत की मानव विकास की स्थिति। उम्मीद है आप सब बच्चे आज के इस टॉपिक से लाभान्वित होंगे और अपने इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।